अब हम एम्बेरा जनजाति की ओर बढ़ रहे हैं और उन तक पहुंचने के लिए हमें पारंपरिक तरीके से चैग्रेस नदी पार करनी होगी, इन पुरानी डोंगियों का इस्तेमाल करके। यहाँ से मैं आपको खुले दिमाग और खुले दिल से देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। एम्बेरा लोग पारंपरिक रूप से बहुत कम कपड़े पहनते हैं, हालांकि वे मेहमानों के लिए अलग तरह से कपड़े पहन सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे ठीक से नहीं पता कि हमें क्या मिलेगा, आप इसे मेरे साथ अनुभव करेंगे। यहाँ हमारे बहादुर एम्बेरा भाई हमें नदी पार कराने के लिए तैयार हैं। जो आदमी आपको दिख रहा है उसने एम्बेरा पुरुषों की पारंपरिक पोशाक पहनी है, जबकि महिलाएं और कुछ पुरुष आमतौर पर बिना कपड़ों के रहते हैं। मुझे ये देखने की उत्सुकता है कि दूसरी तरफ हमारा क्या इंतजार कर रहा है। एम्बेरा लोग कोलंबिया पनामा सीमा से आते हैं, जिनमें से कई लोगों ने कभी खतरनाक डारियन गैप जंगल से यात्रा की थी। कुछ अभी भी वहीं रहते हैं, जबकि अन्य चैग्रेस नदी के किनारे अंदरूनी इलाकों में बस गए हैं। ये नदी जो मगरमच्छों से भरी है, उनके रोजाना के जीवन और पनामा नहर के लिए ज़रूरी है, जो गुजरने वाले जहाज़ों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज़्यादातर ताज़े पानी की सप्लाई करती है। इसका भूरा रंग हाल की बारिश के कारण है, लेकिन इसके बावजूद ये स्थानीय समुदायों और वैश्विक व्यापार दोनों को बनाए रखती है। नदी के किनारे जीवन आत्मनिर्भर है और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। एम्बेरा लोग मछली पकड़ते हैं, संसाधन इकट्ठा करते हैं और बिना बिजली के रहते हैं, जो शमनवादी मान्यताओं से निर्देशित हैं, जो प्रकृति को भगवान मानते हैं, जो सम्मान और देखभाल के लायक है। यहाँ जीवन शांत है और आधुनिक शहरों के तनाव, संघर्ष और अराजकता से मुक्त है। एम्बेरा जनजाति में जीवन सरल लेकिन मुश्किल है। हेल्थ केयर तक पहुंच सीमित है, शहर घंटों दूर हैं और वहां तक पहुंचने के लिए कोई गाड़ी या पैसा नहीं है। नदी रोजमर्रा की जिंदगी का सहारा है, पीने, धोने, खाना पकाने और मछली पकड़ने के लिए पानी देती है। ये जनजाति शांति और सद्भाव को महत्व देती है और वर्षावन के बीच शांति से रहती है। इस नदी के किनारे 7 गांवों में लगभग 1000 एम्बेरा लोग रहते हैं, जबकि 30,000 से ज़्यादा लोग पनामा में इसी तरह के वर्षावन क्षेत्रों में रहते हैं। नदी और जंगल मिलने पर वे फलते फूलते हैं। उनका खाना सादा लेकिन पौष्टिक होता है, जिसमें पटाकोन्स और ताज़ी नदी की मछली शामिल होती है। ज़्यादातर खाना तला हुआ होता है। ये एक परंपरा है जो बीमारी से बचाने में मदद कर सकती है। और तली हुई मछली हैरानी की बात है कि बहुत स्वादिष्ट होती है। खाना और फल केले के पत्ते के मजबूत बर्तनों में परोसे जाते हैं, और केले नहीं बल्कि प्लैंटन्स आमतौर पर बनाए जाते हैं। स्थानीय फल जैसे कि मार्कुया यहाँ खासकर ताज़े लगते हैं। यात्रा के हिस्से के तौर पर मुझे प्राकृतिक पौधों से बने रंग से एक पारंपरिक टैटू बनवाया गया, जिसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है, जो पहचान, स्थिति और जनजाति से जुड़ाव का संकेत देता है। टैटू का काम रोकने के बाद हम एक पारंपरिक डांस में शामिल हुए और मुखिया से मिले, जिन्होंने बताया कि नेताओं को कम से कम 50 साल तक लोगों के बीच रहने के बाद समुदाय द्वारा चुना जाता है और वे लिखित रिकॉर्ड के बजाय समझदारी से गाइड होते हैं। मुखिया ने प्रतीकात्मक रूप से एक आदिवासी चीज भेंट की और बताया कि मैं तुर्की से आने वाला पहला विजिटर हूँ। घरों के अंदर फिल्मिंग मना है। ये एक ऐसा नियम है जिसका मैं सम्मान करता हूँ। थोड़ी दूरी से घर केले के पेड़ों के बीच जमीन से ऊपर बने हुए हैं, जो गर्मी, नमी और जंगली जानवरों से बचाते हैं। आसपास का वर्षावन खतरनाक जीवों से भरा है और अस्पताल बहुत दूर होने के कारण एम्बेरा लोग प्राकृतिक इलाजों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। वर्षावन इतना शांत है कि मुझे माइक्रोफोन की भी जरूरत नहीं पड़ी। प्राकृतिक आवाजें खुद ही सब कुछ बता देती हैं। एम्बेरा लोग समुदाय में रहते हैं, तय समय पर एक साथ खाना बनाते और खाते हैं और अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय की रस्म से करते हैं। उनका खाना सादा होता है, जिसमें ज़्यादातर फल और मछली होती है, जो पूरी तरह से आसपास की प्रकृति से मिलती है। आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन शामन करते हैं, जो ऐसी रस्में निभाते हैं जो समुदाय को प्रकृति से जोड़ती हैं, जिसे वे अपने भगवान की तरह पूजते हैं। रोजाना की जिंदगी पर्यावरण से गहराई से जुड़ी हुई है, जैसे कि इग्वाना की लड़ाई देखना या ये देखना कि एम्बेरा लोग कितनी आसानी से खड़ी मुश्किल जमीन पर चलते हैं। एक आदमी नदी के किनारे से लगभग 15 सेकंड में ऊंची जगह पर चढ़ गया, वो भी हैरानी वाली आसानी से। आखिरकार अलविदा कहने का समय आ गया था। एम्बेरा जनजाति को छोड़ना थोड़ा दुखद था, लेकिन ये अनुभव और इस वर्षावन की सुंदरता हमेशा यादगार रहेगी। सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे जाने के बाद भी जनजाति अपना काम जारी रखे हुए है, मछली पकड़ रही है और अगले दिन के लिए खाना बना रही है, पूरी तरह से अपनी जमीन की लय में डूबी हुई है। जैसे ही हम नदी के किनारे यात्रा करते हैं, हम छोटे छोटे गांवों से गुजरते हैं और घने जंगल के रास्तों पर चलते हैं जो किसी भी टूरिस्ट रूट से बहुत दूर हैं। जनजाति को हमारे आने की जानकारी है और शायद वे हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हम पनामा के वर्षावन के एक दूर दराज के हिस्से में हैं, एक ऐसी जगह जो कभी सोने की तस्करी के लिए बदनाम थी। सौभाग्य से बारिश कम हो गई है, जिससे हमें इस अछूते जंगल में समय बिताने का मौका मिला है। कुछ अधिकारी इस जंगल की निगरानी करते हैं, जो हमारे जैसे विदेशियों द्वारा देखे जाने वाले इलाकों पर नज़र रखने के लिए मुख्य जगहों पर तैनात हैं। लेकिन हम एक अविश्वसनीय जगह पर हैं। हैरानी की बात है कि अभी नमी कम है। हमने अभी अभी मगरमच्छों से भरी नदी पार की है और सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच गए हैं। आगे का वर्षावन जीवन से भरा है। मगरमच्छ नदी के किनारों पर हावी हैं, जो कुशलता से छिपे हुए हैं और जगुआर चैग्रेस नेशनल पार्क में ऊंची जगहों पर घूमते हैं, हालांकि वे शायद ही कभी यहाँ नीचे आते हैं। पनामा में पक्षियों की असाधारण विविधता भी पाई जाती है, इतने छोटे से क्षेत्र में इतनी ज्यादा संख्या में। रास्ता दिखाने के लिए मैं एक छड़ी लेकर चलता हूँ, क्योंकि हम पत्तों से भरे फिसलन भरे रास्तों, छोटे झरनों और नदी के कम पानी वाले इलाकों से गुजर रहे हैं, जहां आमतौर पर बाढ़ आ जाती है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती नदी और आने वाली बारिश से जल्दबाजी बढ़ रही है। एक खास फिसलन वाली जगह पार करने के लिए जूते उतारने पड़े और हालांकि मच्छर लगातार काट रहे थे, लेकिन उनसे कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। सफ़र उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल था। काई वाली चट्टानें, तेज़ गर्मी और ज़्यादा नमी हर कदम को एक चुनौती बना रही थी। पानी कम हो रहा था और गर्मी से थकावट का खतरा बढ़ रहा था। फिर भी थकान के बावजूद इस जंगल की शांति, सुंदरता और अछूती भव्यता हर मुश्किल को सार्थक बना रही थी। जनजाति तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट बचे हैं। सफ़र उम्मीद से कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया। फिसलन वाली ज़मीन के कारण हमें सुरक्षा के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करना पड़ा और पैर की पुरानी चोट और ख़राब जूतों की वजह से हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ी। यहाँ का वर्षावन इतना कठोर है कि शीत युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल सैनिकों को उष्णकटिबंधीय युद्ध के लिए ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था। जैसे ही बारिश शुरू हुई और सांपों का खतरा बढ़ा, रास्ता और भी खतरनाक हो गया, जिससे सुरक्षित जगह पर पहुँचने तक कैमरा बंद करना पड़ा। फ्रैंकलिन नाम के एक लोकल आदमी से मिलने के बाद हमने यहाँ की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बात की, जो सिंपल, नेचुरल और खुशहाल थी। सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा पार करने के बाद हम आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुँच गए। चारों ओर शानदार प्रकृति से घिरे होने के कारण मैं गहरे तेज़ बहते पानी में जाने से खुद को रोक नहीं पाया और मजाक में कहा कि मैं एक सच्चा एम्बेरा बन गया हूँ। गीले और थके हुए और कैमरे पर धुंध जमने के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे। एम्बेरा जनजाति तक पहुंचने से पहले कैनो से लगभग 30 मिनट और सफ़र किया। हमारा गर्म जोशी से स्वागत किया गया, मुस्कान और मेहमान नवाजी के साथ। माहौल बहुत अच्छा था और ये जनजाति अपने महिलाओं की खूबसूरती के लिए इस इलाके में बहुत मशहूर है। जैसे जैसे हमने घूमना शुरू किया, हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखी। नदी के शानदार नज़ारे के साथ मछली और केले पकाना, पपीते साफ करना, हाथ से बर्तन धोना और साथ में खाना खाना। महिलाओं ने बताया कि उनकी सेहत और प्रकृति से जुड़ाव ही उनकी खूबसूरती का राज है। विनम्र, मेहमान नवाज और अपने आसपास के माहौल से गहराई से जुड़े हुए एम्बेरा लोगों ने हमें बारिश के जंगल के साथ तालमेल बिठाकर जीने की जिंदगी की एक साफ झलक दिखाई और लैटिन अमेरिका में हमारा सफ़र जारी रहा। एम्बेरा जनजाति में जीवन सरल लेकिन मुश्किल है। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित है। शहर घंटों दूर हैं और वहां तक पहुंचने के लिए कोई गाड़ी या पैसा नहीं है। नदी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सहारा है। पीने, धोने, खाना पकाने और मछली पकड़ने के लिए पानी देती है। ये जनजाति शांति और सद्भाव को महत्व देती है और वर्षा वन के बीच शांति से रहती है। इस नदी के किनारे 7 गांवों में लगभग 1000 एम्बेरा लोग रहते हैं, जबकि 30,000 से ज़्यादा लोग पनामा में इसी तरह के वर्षावन क्षेत्रों में रहते हैं। नदी और जंगल होने पर वे फलते फूलते हैं। उनका खाना सादा लेकिन पौष्टिक होता है, जिसमें पटाकोन्स और ताज़ी नदी की मछली शामिल होती है। ज़्यादातर खाना तला हुआ होता है। ये एक परंपरा है जो बीमारी से बचाने में मदद कर सकती है और तली हुई मछली आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट होती है।
खाना और फल केले के मजबूत पत्तों के बर्तनों में परोसे जाते हैं और केले नहीं बल्कि प्लांटेन्स आमतौर पर बनाए जाते हैं। माराकुया जैसे स्थानीय फल यहाँ खासकर ताज़े लगते हैं। यात्रा के हिस्से के तौर पर मुझे प्राकृतिक पौधों से बने रंग से एक पारंपरिक टैटू बनवाया गया, जिसका गहरा सांस्कृतिक अर्थ है, जो पहचान, स्थिति और जनजाति से जुड़ाव का संकेत देता है। टैटू बनवाने के बाद हम एक पारंपरिक नृत्य में शामिल हुए और मुखिया से मिले, जिन्होंने बताया कि नेताओं को समुदाय के लोग कम से कम 50 साल तक लोगों के बीच रहने के बाद चुनते हैं और वे लिखित रिकॉर्ड के बजाय ज्ञान से निर्देशित होते हैं। मुखिया ने प्रतीकात्मक रूप से एक जनजातीय वस्तु भेंट की और बताया कि मैं तुर्की से आने वाला पहला आगंतुक हूँ। घरों के अंदर शूटिंग मना है। ये एक ऐसा नियम है जिसका मैं सम्मान करता हूँ। दूर से देखने पर घर केले के पेड़ों के बीच जमीन से ऊपर उठे हुए दिखते हैं, जो गर्मी, नमी और जंगली जानवरों से बचाते हैं। आसपास का वर्षावन खतरनाक जीवों से भरा है और अस्पताल दूर होने के कारण एम्बेरा लोग प्राकृतिक उपायों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। वर्षावन इतना शांत है कि मुझे माइक्रोफोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। प्राकृतिक आवाज़ें खुद ही सब कुछ बता देती हैं। एम्बेरा लोग मिलकर रहते हैं, तय समय पर एक साथ खाना बनाते और खाते हैं और अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय की रस्म से करते हैं। उनका खाना बहुत सादा होता है, जिसमें ज़्यादातर फल और मछली होती है, जो पूरी तरह से आसपास की प्रकृति से मिलती है। आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन शमन करते हैं, जो ऐसी रस्में निभाते हैं जो समुदाय को प्रकृति से जोड़ती हैं, जिसे वे अपना भगवान मानते हैं। रोज़ाना की ज़िंदगी पर्यावरण से गहराई से जुड़ी हुई है, जैसे इग्वाना की लड़ाई देखना या ये देखना कि एम्बेरा लोग कितनी आसानी से खड़ी मुश्किल ज़मीन पर चलते हैं। एक आदमी नदी के किनारे से ऊंची जगह पर लगभग 15 सेकंड में चढ़ गया, वो भी बहुत आसानी से। आखिरकार अलविदा कहने का समय आ गया था। एम्बेरा जनजाति को छोड़ना थोड़ा दुखद था, लेकिन ये अनुभव और इस वर्षावन की सुंदरता हमेशा यादगार रहेगी। सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जाने के बाद भी जनजाति के लोग अपना काम करते रहे, मछली पकड़ते रहे और अगले दिन के लिए खाना तैयार करते रहे, पूरी तरह से अपनी ज़मीन की लय में डूबे हुए।